नमस्कार। आज हमारे साथ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जन्मे रिचर्ड डिलेसी जी जुड़े हुए हैं। वो हिंदी भाषा साहित्य में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी की कई पाठ्य पुस्तकें और सामग्री तैयार की है जिससे विदेशियों को हिंदी शिक्षण, हिंदी अधिगम में लाभ प्राप्त हो, जिसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। हिंदी उपन्यास तथा सिनेमा पर कई काम उन्होंने किया है जो प्रकाशित भी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि संसार के कई देशों के अलावा उन्होंने भारत की 40 बार से भी ज्यादा की यात्राएं की हैं। तो इतनी अधिक यात्राओं की जो कहानियां हैं आज शायद हमें सुनने को मिलेगी। इस समय वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में स्नातक स्तर पर हिंदी उर्दू का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले वे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस, मोनाश यूनिवर्सिटी आदि में शिक्षण का कार्य कर चुके हैं। उनका परिचय बहुत लंबा है जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हम बातचीत करेंगे तो खुद ही आप समझते जाएंगे, क्योंकि हिंदी और उर्दू के सभी स्तरों को उन्होंने पढ़ाया है। बॉलीवुड सिनेमा पर पाठ्यक्रम तैयार किया है। उर्दू गजल और भाषा शिक्षण में जो सामग्री उनकी है, जैसे मैंने कहा कि उसके बारे में आगे भी हमें जानने की जिज्ञासा बनी रहेगी और उनसे ही हम सुनेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रिचर्ड जी आज आपका सिंगापुर संगम के इस मंच पर। नमस्कार जी। और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ ये वार्तालाप कर पाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो तो शुक्रिया। हम छोटे से शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप अपने बचपन या परिवार के बारे में जो भी चीजें हमसे साझा करना चाहे, कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार आप की शिक्षा दीक्षा हुई, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं ताकि ये एक बातचीत, एक संवाद हो जो आपको जानने का हमें बेहतर अवसर दे। जी। तो जैसा आपने कहा था कि मेरा जन्म तो मेलबर्न में हुआ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और बिल्कुल बाल अवस्था तो बिल्कुल साधारण रही और किशोर अवस्था बिल्कुल साधारण रही। फिर क्या कहना चाहिए कि 17 साल की उम्र में मेरा परिवार तो काफी छोटा है। बस माँ बाप और भाई है और भाभी है, और मतलब कि वो लोग है, वो सब लोग मेलबर्न और सिडनी के शहरों में रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और हम तो बहुत दूर रहते हैं उनसे, तो काफी दूर बॉस्टन में रहते हैं। लेकिन आना जाना तो होता रहता है। तो लेकिन 17 साल की उम्र में मुझे श्रीलंका जाने का मौका मिला था, या अवसर मिला था। और ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए, जो भी कहना चाहिए। तो पूरा 1 साल मैंने वहां जाकर बिताया। और एक स्कूल में मैंने पढ़ाई की, ट्रिनिटी कॉलेज में, कैंडी में। तो फिर क्या हुआ था कि वो काफी अच्छा मौका था और काफी अच्छे अनुभव हुए। लेकिन दुख की बात है, और शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि वहाँ की भाषा सीख नहीं पाया। एक भाषा जैसे सिंगली या तमिल तो सीख नहीं पाया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस गया था तो सब लोग कहने लगे थे कि अब तो सिंगली तो आती होगी या कुछ ऐसा, या तमिल आती होगी। तो शर्म के मारे मुझे कहना पड़ा कि नहीं, अब अभी तो कुछ नहीं आता। बस क्योंकि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, मेरी कक्षाएं अलग थी। और सिंगला और तमिल माध्यम, मतलब कि वो माध्यम थे ना, शिक्षा के माध्यम थे। तो और मेरी पढ़ाई अलग सी होती थी या कुछ ऐसा। तो फिर जब मेरा दाखिला या भर्ती हुई थी विश्वविद्यालय में, तो मैंने सोचा था कि कम से कम एक दक्षिण एशियाई भाषा या वहाँ की भाषा तो सीखनी चाहिए। और हमारे विश्वविद्यालय में, मेलबर्न विश्वविद्यालय में, केवल हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत मैंने तो 3 साल के लिए पढ़ी ना, अच्छा। उसमें शिक्षा प्राप्त की। लेकिन अब तो संस्कृत ना के बराबर रह गए। बहुत दुख की बात है। लेकिन हिंदी मैंने 3 साल ले ली, हिंदी बीए के अंतर्गत। और फिर ऑस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका मिला। और एक छात्रवृत्ति मिली थी। और एक पूरा साल मैंने दिल्ली में बिताया। और वहाँ उस समय केंद्रीय हिंदी संस्थान में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी हिंदी में। फिर उसके अरे बाद ऑस्ट्रेलिया वापस गया, एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए फिर से भर्ती हुई थी। और उसके साथ थोड़ा सा हिंदी पढ़ाने का काम मिला था, संभालने का मौका मिला था। और तो उसकी वजह से पढ़ाने में मेरी इच्छा तो बढ़ गई, और रुझान तो हुआ, या प्रवृत्ति तो हुई। और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई करता रहा। और फिर जब मेरी उपाधि प्राप्त हुई थी, तो फिर उसके बाद पीएचडी करने के लिए शिकागो चला गया ना। तो अरे और हिंदी साहित्य में, और पहले तो मैं फिल्मों में पीएचडी लिखने वाला था। और अच्छा।
में मैं मुंबई गया था, एक पूरा साल बिताया मुंबई में, और काफी कुछ अजीब और गरीब या विचित्र अनुभव हुए बॉम्बे में, क्योंकि वो जिसको माया नगरी कहते हैं ना, हाँ तो हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया जो है तो। और फिर लेकिन ये हुआ कि मेरा क्या कहना चाहिए कि पहला प्यार या कुछ ऐसा साहित्य है, और मैंने सोचा था कि इससे तो मैं दूर जा नहीं सकता। और जो हिंदी फिल्मी दुनिया है उसमें जो फिल्मों की भाषा एक हद तक तो अंग्रेजी है, मतलब कि जो लोग फिल्में बनाते हैं तो वो ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं ना, और फिर फिल्में तो हिंदी में बनती है। तो उसका जो संबंध अब साहित्य से वो थोड़ा सा कट गया कुछ ऐसा। पहले तो बहुत मतलब कि करीबी संबंध या निकट संबंध था। तो फिर सोचा था कि एक साल के बाद कि मैं आधुनिक हिंदी उपन्यास पर काम करूंगा, क्योंकि वो साहित्य हिंदी साहित्य तो पहला प्यार है मेरा या कुछ ऐसा, और लगन तो उसमें है। तो मैंने अपना शोध निबंध तो आधुनिक हिंदी उपन्यास पर लिखा और जमा किया। तो हाँ, कौन तो सा फिर उपन्यास उस समय आपको सबसे अच्छा लगा जब आप आपने अपना शोध कार्य किया, हिंदी आधुनिक हिंदी उपन्यास? कोई एक उपन्यास जो बहुत पसंद आया? ऐसे कि जब जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई करा था, तो हम्म। वो लोग ज्ञानी थे ना, हम्म। और क्या कहना चाहिए कि उन लोग ने सलाह दी थी या मंतव्य दिया था कि जब तक तुम जो भी प्रेमचंद ने लिखा, जो भी हम्म। मतलब कि उनकी कृतियां या कुछ ऐसा, जब तक आप पूरा ना पढ़े तो या तुम पढ़ो तो फिर तुम कह नहीं पाओगे कि हिंदी आती है। तो हम्म। जो उनके उपन्यास है तो कम से कम उन्होंने तो 12 या 12 से ज्यादा उपन्यास लिखे थे, प्रकाशित हुए ना। और मैंने उस जमाने में तो कम से कम 7 उपन्यास पढ़े थे। अरे और वाह। फिर जैसे गबन है, और हाँ। अ, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब कुछ ना, और गोदान, ये सब उपन्यास तो मैंने पढ़े। और फिर उसके बाद जो उनके बाद आए थे तो जो प्रगतिशील लेखक थे, ये कुछ यशपाल और हम्म। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये सब लोग, और मनो भंडारी, सब लोगों की कृतियां तो पढ़ने की कोशिश करा था। श्रीलाल शुक्ला, तो मैंने हाँ। उपन्यास के क्षेत्र में तो काफी कुछ पढ़ने की कोशिश की ना। काशीनाथ सिंह मेरे साथ, तो मेरे पास तो ये सब उपन्यास है, अभी भी है ना। तो और लेकिन 90 के बाद जो उदारीकरण हुआ था 1990 के आसपास, तो उसके हम्म। बाद देखना चाहता था कि उपन्यास के क्षेत्र में, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में किस तरह की तब्दीली आ रही थी या परिवर्तन हो रहा था। तो मैंने एक दलित उपन्यास पर काम किया, जो जिसका शीर्षक है उधर के लोग। वो क्या कहना चाहिए कि अजय नावरिया का की कृति है। अच्छा। जी। फिर एक जो मैत्रेय पुष्प, उनकी एक किताब पर मैंने काम किया, चाक ना, उसका नाम चाक है। वो गांव के बारे में जो यूपी में, लेकिन और अलीगढ़ के पास जो जिला है कुछ ऐसा, तो उस से संबंधित है या कुछ ऐसा। और फिर एक जो उनका नाम अभी मैं जिनको अभी पुरस्कार मिला, मतलब कि बुकर का पुरस्कार जो मिला अनुवाद के अच्छा, लिए, गीता श्री, गीता जी, श्री का। हाँ, गीतांजलि थी, हाँ। तो गीतांजलि श्री। जी जी, उनकी एक किताब जो शायद उनका पहला उपन्यास था, माँ, ये मई मई, हम्म। उसका नाम मई है माई। ना। तो हाँ, तो उसका विश्लेषण करने की कोशिश की। तो मतलब इन 3 कृतियों को लेकर और उसके सिलसिले में काफी कुछ और किताबें पढ़नी पड़ी, लेकिन खासकर इन 3 चीजों को लेकर मैंने विश्लेषण किया, और कुछ सोचने की कोशिश करा थी कि इसमें किस तरह का परिवर्तन आ रहा था इस क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में ना। और खास तौर पर जब ये उदारीकरण तो देश में ये आर्थिक नीतियां बदलती जा रही थी। तो ये तो बहुत बहुत व्यापक आपने मतलब जो साहित्य है उसकी तरफ रुझान आपका ऐसे ही नहीं है, इतना आपने पढ़ा है तो इसीलिए आपकी दिलचस्पी उस क्षेत्र में काफी है और आपने इतना सारा काम भी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और जी। बिल्कुल। और मैंने सोचा था कि जैसे लघु कहानियां तो हम पढ़ते थे ना, हम्म। प्रेमचंद की लघु कहानियों को लेकर जो अन्य लेखक थे उनकी लघु कहानियां, जैसे मनु भंडारी के 2 हम्म। संकलन मैंने पढ़े, तो लघु कहानियों को और कुछ उपन्यास कुछ ऐसा ना। लेकिन आजकल जो परिवर्तन आ रहा है या जो
रचनात्मक काम किया जा रहा है वो काफी अलग है ना। तो नए लेखक आ रहे हैं तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ तो नीलोत्पल मृणाल है, और उनका नाम तो शायद सुना होगा। और बिल्कुल। फिर दिव्य प्रकाश दुबे है ना, वो लघु कहानियां लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो जो नए लोग आ रहे हैं तो उनकी कृतियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ देखने के लिए। और ये बात है कि ये इतना विशाल क्षेत्र है ये कुछ ऐसा, और लोग अलग अलग प्रांतों से लिखते हैं कुछ ऐसा। उनकी शेरी अलग होती है। मेरे सबसे प्रिय लेखक पहाड़ी है, जैसे मनोहर श्याम जोशी ना। तो हाँ उनकी हाँ। कुछ मैंने पढ़ी, कसब और क्याप और ऐसी चीजें ना, कुरकुर स्वाहा। तो हम्म। ये हम मानते हैं कि ये बहुत विस्तृत है, और क्या कहना, ये काम कभी खत्म होता ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना विशाल साहित्य है हिंदी साहित्य, अगर हम जी कहें तो बिल्कुल वो तो जितना भी आप पढ़ते जाइए कुछ ना कुछ सामग्री उसमें फिर भी रहेगी जो आपको पढ़ने के लिए जी प्रेरित जी करेगी, खींचेगी अपनी ओर। जी। और जहां तक भाषा की बात है, हम देखते हैं कि जैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रांतों में लिखी जाती है कुछ ऐसा। तो उसका उस प्रांत या उस बोली का रस है उसमें, देशज हम्म शब्द है बताते हैं उसमें। जैसे पहाड़ी में शीर्षक से लेकर तो जो किताब के अंदर ही है, जैसे क्याप या कसब या कुछ ऐसा। क्याप का मतलब न जाने कौन जाने कुछ ऐसा, ये तो अच्छा। खास पहाड़ी है ना। हाँ। तो अगर हम सोचे कि जो हिंदी पाठक है, अगर वो किताब की दुकान में जाए, हालांकि तो आजकल तो बहुत ऐसी दुकानें होती नहीं, सब लोग ऑनलाइन खरीदते हैं कुछ ऑनलाइन, ऐसा, हाँ। लेकिन फिर भी तो बहुत खरीदारी होती है, किताबों की बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खरीदारी होती है। बिल्कुल, और लोग बहुत मुझे तो अभी भी किताब वैसे लेके पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। जी जी जी। लेकिन फिर भी तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हम्म युवा लोग हैं, वो किताबें ऑनलाइन खरीदते हैं और पढ़ते हैं। हम्म और हम देखते हैं कि इसमें तरक्की हो रही है ना, बढ़ोतरी तो हम्म। हो रही है। तो ये खुशी की बात है ना कि बिल्कुल ये बिल्कुल। जो हिंदी में जो रचनात्मक काम होता है, जो लिखा जा रहा है, लोग तो पढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा तादाद में या संख्या में। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और कभी कभार लिखने का मन भी होता है कि काश अगर मेरे पास समय होता कि मैं कुछ लिख पाऊं या कुछ ऐसा ना। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने पिछली बार आपकी मनुस्यारी की यात्रा पढ़ी, और जो जी आपने पत्रिका के लिए भेजी थी, तो उसमें कितनी सारी छोटी छोटी कहानियां गुथी हुई थी। तो जी जी बहुत बिल्कुल समय निकाल कर लिखिए। आपने जैसे अभी सिंहली की बात की और श्रीलंका की बात की थी, तो उसमें एक एक सवाल मेरे मन में आया कि सिंहली या तमिल भाषा, क्या वहाँ सभी लोग सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं या अंग्रेजी भी है वहाँ श्रीलंका में? जी। ऐसे कि मुझे गए हुए तो बहुत साल हो गए, तो अभी तो हम्म क्या कहना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियां तो मुझे इतनी ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी तो जब मैं स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, तो फिर जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी उसमें क्या कहना चाहिए, उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। तो उनको हम्म। अगर वो तमिल लोग थे तो शायद तमिल भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी। और अगर वो सिंगला लोग थे तो सिंगली आती थी और अंग्रेजी भी। तो अंग्रेजी। ये खेद की बात है कि इसलिए कि मुझे जो आम माध्यम था उसमें मैं गया नहीं पढ़ने के लिए। तो अगर हम्म। विवश होकर मुझे तो पढ़ना पड़ता है, तो फिर शायद ज्यादा अच्छा होता, और शायद मैं सिंगली इंग्लिश सीख सीख, है। थोड़ी सी सीख लेता या कुछ ऐसा ना। तो हाँ हाँ ये स्कूल की बात है कि वो निजी स्कूल था ना। हाँ और उसकी वजह से तो काफी अंग्रेजी में काफी शिक्षा प्राप्त होती थी उससे पहले, स्कूल मतलब कि स्कूल के अलावा ना। तो हाँ हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी तो बराबर आती थी उनको ना। आपने जैसे कहा कि आप वापस आए तो आपके यहाँ हिंदी विभाग था, और मतलब हिंदी की शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत की, तो इस जी तरह से आपने हिंदी की तरफ आप आए। लेकिन क्या ये बहुत पहले से ही मन में था कि हिंदी सीखनी है, या चूंकि वो पाठ्यक्रम था इसलिए आप उसकी तरफ आए? जी। ये बहुत दिलचस्प ये रुचिकर सवाल है, प्रश्न है कि दो बातें इसमें। कि पहली बात ये कि हमें तो मानना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती है या प्रचलित है हिंदुस्तान में, तो ये हम्म।
अवश्य बात तो ऐसी बात सच है कि हिंदी के लिए सबसे ज्यादा सामग्री है। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई बिल्कुल। संदेह नहीं, क्योंकि ये एक हद तक तो राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन औपचारिक भाषा है, देश की औपचारिक भाषा है। तो उसको सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए कि सामग्री बनाई गई उसके लिए ना, पढ़ाने के लिए, और पूरे देश के अंदर पढ़ाने के लिए या पहुंचाने के लिए, और देश के बाहर भी ना। तो जो द्वितीय भाषी के रूप में उनके लिए तो पढ़ने के लिए तो बहुत सामग्री बहुत सालों से है। जबकि जो क्या कहना चाहिए कि कुछ अन्य भाषाएं हैं, जैसे मराठी है ना, मराठी में तो कुछ सामग्री तो होगी ही ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन काफी अच्छा है उनका भी सामग्री, साहित्य। जी, और जहां भी जाए विश्व में, तो विश्वविद्यालयों में कम से कम हिंदी का पाठ्यक्रम होगा ही ना। हम्म। और जितने लोग पढ़ाते, ये भी तो काफी रुचिकर बात है कि जितने लोग पढ़ाते, जैसे हमारी अपनी किताब है, और जिनसे शुरुआत में मैंने हिंदी सीखी थी, वो बहुत सुशील और बहुत ज्ञानी और बहुत कुशल महिला थी, श्रीमती सुधा जोशी ना। तो हम्म। 2 साल के लिए औपचारिक रूप से मैंने हिंदी पढ़ी या सीखी उनसे। और उन्होंने तो कुछ सामग्री तैयार की। तो सभी लोग तकरीबन, शायद आपने भी ऐसा किया होगा कि सभी लोग पहले साल पढ़ाने के लिए अक्सर सामग्री तैयार करते हैं ना। तो साधन या कुछ ऐसा, तो इसलिए कि असल में, और सभी लोग सोचते हैं कि हमारी सामग्री जो है ना, वो असली भाषा की सामग्री है, मानक बिल्कुल। हिंदी वही है ना। तो कोई मानक ये हिंदी तो गलत है ही। फहमी सबको रहती है, बिल्कुल। जी जी जी, तो मतलब कि जितनी भी किताबें निकलती है, प्रकाशित हाँ। होती है, वो सब किताबें जो है, तो उस विचार पर आधारित है कि जो मेरे मन में हिंदी का रूप है वही हिंदी है ना। हम्म। और ये भी तो दिलचस्प बात है कि जो बच्चे हमसे पढ़ने के लिए आते हैं, और जो अमेरिका में पैदा हुए होते या कुछ ऐसा, लेकिन और बड़े होते, लेकिन फिर भी तो भारतीय मूल के बच्चे हैं, तो उनके मन में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ये ख्याल है या विचार है कि जो जिसको मैं हिंदी समझता हूँ वही हिंदी है ना। बिल्कुल। जबकि हिंदी के अलग अलग रूप है, तरह तरह के रूप है ना। तो श्रीमती सुधा जोशी ने तो अपनी सामग्री तैयार की थी, और हम्म। उसी से मैंने पढ़ना शुरू किया था। और उन्होंने तो इतना क्या कहना चाहिए कि क्रमशः या व्याकरण निष्ठ सामग्री तैयार की थी ना। तो एक पूरा क्रम हुआ था कि मेरे लिए तो बहुत आसान हुआ था, और उसी की वजह से जो प्रोत्साहन मिला था, प्रेरणा मिली थी, तो वो बढ़ गई था। क्योंकि मतलब कि मैं देख सकता था कि अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है, कि जो उसका हम्म। व्याकरण है, और व्याकरण ठोस हो तो मतलब कि आसान रहता है। तो उन्हीं की वजह से आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। और ये एक आवश्यक बात है कि जो शिक्षक है, शिक्षक का मूल काम ये है प्रोत्साहित करना, हाँ, प्रेरित करना, या कुछ ऐसा ना। बिल्कुल। क्योंकि जिस किताब से भी आप पढ़ाए, कुछ ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना अंतर नहीं पड़ता उससे, लेकिन फिर भी तो जिस तरह तो ये क्या कहना चाहिए कि बुनियादी काम हुआ, या उसको क्या कहते हैं कि आधारित नहीं, आधार का काम हुआ था, या बिल्कुल ठोस हुआ ना। फिर जब मैं छात्रवृत्ति प्राप्त करके मैं हिंदुस्तान गया था, तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मतलब कि जो उसका आधार है वो बिल्कुल ठोस है, जो हम्म। मुझे सिखाया गया है वो तो बिल्कुल ठोस है, और मुझे मालूम है कि इसके नियम क्या है ना। तो उसकी वजह, हालांकि मतलब कि हर एक की बोलियत तो अलग है, अलग है, लेकिन फिर हाँ। भी तो सब लोग मानक हिंदी समझते हैं। तो जो जब आप बात करेंगे उनसे, तो फिर वो समझेंगे, और फिर धीरे धीरे तो उनकी बोली आपकी समझ में आने लगती है ना। तो उन्हीं की वजह से और वो इतनी अच्छी तरह पढ़ाती थी, और साहित्य पढ़ाती थी ना। तो साहित्य में क्या कहना चाहिए, रुचि तो बढ़ गई ना, हम्म। उत्पन्न हुई थी। और फिर और पढ़ने का की इच्छा हुई थी, उत्पन्न हुई थी। तो उसकी वजह से जब साहित्य पढ़ते हैं, तो फिर उसका जो संबंध है उससे, भाषा से, वो ज्यादा गहरा हो जाता है ना, हाँ। ज्यादा ठोस हो ज्यादा गहरा हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि साहित्य पढ़ने से, और मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा उनको तो भाषा, वो बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए कि प्रेरित होते हैं कि हम और सीखेंगे, और सीखेंगे, जब वो साहित्य पढ़ने के लिए आते हैं ना।
तो बोलचाल की भाषा उसकी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी साहित्य तो पढ़ाया जाए तो और पहले साल के बाद ना तो वो सबसे अच्छा होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि उससे ना एक संदर्भ मिल जाता है कि ये इस जी तरह से इस जी भाषा का जो परिवार है, या ये भाषा जो है इस तरह के समाज में इस तरह की चीजों से, तो वो जो जी कहानियां होती है ना वो याद रह जाती हैं। जी तो जी, बिल्कुल उसमें साहित्य संस्कृति का। है की झलक है ना, रहन सहन की झलक है, जो लोगों हम्म। के विचार है, थोड़ी सी राजनीति है कहानियों में हम्म। या कविताओं में या बिल्कुल। कुछ ऐसा। और तो उस ये सब कुछ देखकर ये बच्चे तो बहुत उत्साहित होते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है ना। जी जी, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आपका रुझान बढ़ा। बिल्कुल। आपने, जैसे मैंने पढ़ा कि 40 से भी ज्यादा बार आपने भारत की यात्राएं की हैं। तो 50 से अगर ज्यादा मैं, शायद। 50 से ज्यादा, अब शायद, जी मैंने जी पुराना शायद परिचय देखा। तो जी जब भारत यात्राएं तो कैसे शुरू हुई हैं आपकी, और कहाँ कहाँ ज्यादा गए, या गए तो वहाँ की कुछ कहानियां, वहाँ की संस्कृति, लोगों के बारे में, क्या भाषा सीखने गए या सिर्फ ऐसे ही यायावर की तरह यात्रा के लिए गए? तो कुछ थोड़ा सा जी उसके बारे में बताइए। जी जी, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले जब मैं गया था तो मैं घूमने के लिए गया था, भ्रमण करने के लिए। और और किस मुझे किस भाग में, भारत के किसी एक खास भाग में, या? ऐसे कि नहीं, मैं पूरी दुनिया में घूमने के लिए गया था, निकला था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है सभी देशों से। तो जब लोग जवान लोग निकलते हैं और तो पूरे साल के लिए निकलते हैं, अक्सर ये होता है ना, 18 जी साल की जी। उम्र में, 20 साल की उम्र में। तो सोचा था कि श्रीलंका तो जा चुका था, और मैंने सोचा था कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा देखने के लिए कि क्या क्या है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं था, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था, और हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो जहां भी मैं गया था तो सब पर्यटक लोग जाते, जो विदेशी पर्यटक लोग हैं। और हम्म। बहुत जल्दी मैंने सोचा था कि अगर मैं इनके साथ, इन्हीं के साथ समय बिताऊं या कुछ ऐसा, तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही नहीं, हम्म। सीखने को मिलेगा नहीं। और फिर और एक इससे संबंधित एक कहानी है कुछ ऐसा कि एक बार काफी सालों के बाद मैं बम्बई से दिल्ली जा रहा था रेलगाड़ी से, वो जो हम्म। राजधानी है कुछ ऐसा ना। हाँ हाँ। सर, और ये तो उस समय की बात है कि जब मतलब है कि मैं उन लोगों से काफी दूर रहता था ना, कि हम, क्योंकि हमारे दोस्त तो बन गए थे, सुधा जी के परिवार से बहुत परिचित हो गया था, और उन लोगों से मिलने के लिए जाया करता था या कुछ ऐसा। तो एक बार मुझे जाना था और टिकट तो मिला ही नहीं। तो विदेशी लोगों के लिए एक विशेष कोटा है ना, पर्यटक हम्म। के लिए विशेष कोटा हाँ। है, अलग अलग प्रमुख गाड़ियों में। तो उसमें मुझे बुकिंग करानी पड़ी ना, मैं उसमें बैठ गया था। 4-5 विदेशी लोग थे ना, और कुछ जो देसी लोग या मतलब कि वहां के लोग थे ना। हम्म। एक आदमी तो बगल में सजन बैठे थे। तो फिर और मेरे हाथ में एक हिंदी का उपन्यास था। अच्छा। तो एक एक विदेशी आदमी बहुत डिंग मारा था ना, कि और हाँ हाँ। मतलब कि उसको तो सब कुछ मालूम है हिंदुस्तान के बारे में ना, वगैरह हम्म। वगैरह। तो और मैं तो बस सुनता रहा, चुप रहा चुप रहा, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। और ये बाकी लोग सुन रहे थे, क्योंकि मतलब कि उसने जताया था कि कम से कम 6 महीने हुए थे हिंदुस्तान में घूमते हुए ना। अच्छा। तो हाँ। जी जी, तो मतलब कि उसको तो सब कुछ मालूम है हिंदुस्तान के मान। बारे में। हम्म। और इतनी बेतुकी बात ही तो करा था, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा नहीं ना। तो फिर सजन ने, तो जो बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुमको हिंदी पढ़ना आता है? तो मैंने कहा कि हम्म। हाँ, मैं पढ़ने की कोशिश करा हूँ हिंदी में। तो फिर हमारी बात छिड़ गई ना, वार्तालाप तो शुरू हो गया। और बिल्कुल। उसी वक्त मैंने देखा, जैसे ये जो दूसरा आदमी, विदेशी आदमी था, जब वो उससे तो किनारे हो गया या कुछ ऐसा, जब वो बात नहीं कर पाया, भाग नहीं ले पाया या कुछ ऐसा, तो फिर वो चुप हो गया। और फिर वो हम्म। हेडफोन लगाकर खिड़की से ताकने लगा था ना। बस। और बाकी की ज्यादातर बातें जो वो कर रहा था, अपने देश की बातें कर रहा था, कि जब वो वापस जाएगा अपने देश वगैरह में, कि क्या क्या करेगा। तो मैंने देखा, और मेरा ध्यान गया कि हाँ, हमको हमेशा सिखाया जाता है कि भ्रमण करने से हमारे विचार ज्यादा खुले होते हैं या कुछ ऐसा विस्तृत होते हैं, या जो भी हो ना। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही तो वो उसमें भाग नहीं ले पाया, तो फिर हम्म। वो कट गया उससे, और फिर अपनी दुनिया में जो बिल्कुल अच्छा। सीमित संसार है हाँ अपने दिमाग तक, वो तो उसमें वापस गया, और फिर खिड़की से ताकने लगा ना। हाँ। तो इससे तो जाना कि हाँ, जब भाषा, थोड़ी सी भाषा आती है, तो जो संबंध बना सकते हैं लोगों से, और जो बातें तो हो सकती है, वो ज्यादा गहरी बातें तो हो सकती गहरी है, है। ज्यादा
जान पहचान होती है कुछ ऐसा ना। और उसी से मतलब एक और भी प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे तो और सीखना है इसके बारे में। तो पहली बार या पहली 2 या 3 बार जब मैं हिंदुस्तान गया, तो जहाँ पर्यटक लोग जाते, एक बार मैं आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, हाँ। एक बार वाराणसी गया ना, और एक और एक दो और जगहों की सैर राजस्थान। की। राजस्थान गया, हाँ हाँ। हाँ। लेकिन मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ के लोगों से हमारी मुलाकात नहीं होती, हम तो उनसे उनसे तो बात नहीं कर सकते ना। तो हम बिल्कुल अलग रहते हैं, अलग हम्म। होटल में ठहरते हैं, ये सब कुछ। तो फिर और मेरी एक दोस्त थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने तो 1 साल बिताया था नागपुर में। तो अच्छा। जो मेजबान परिवार था या कुछ ऐसा, हाँ तो वो हाँ। नागपुर में ही रहता था, वो गुजराती लोग थे। तो उसने कहा कि एक बार चिट्ठी से या कुछ ऐसे कि तुम उनसे मिलने के लिए जाओ या जाना हम्म। ना। मैं उनसे मिलने के लिए गया ना, और काफी कुछ समय बिताया। और उसी की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि शामिल किया, स्वागत अच्छा। किया ना। पहली बार मैं शादी में शरीक होने गया, के लिए। हाँ। तो और ये भी तो काफी दिलचस्प किस्सा है कि शादी के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, तो उन लोगों ने कहा कि हम शादी में शरीक होने के लिए जा रहे हैं ना, हम्म। रिसेप्शन में जा रहे हैं, तुम भी जाओगे? मैंने कहा कि लेकिन मैं उनको नहीं जानता, जो जो जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको नहीं जानता। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी नहीं जाते, कोई बात नहीं। सब लोग जाते, रिसेप्शन में जाते। तो मैं गया, अच्छा। और फिर मतलब कि जो जिनकी शादी हुई, दुल्हा और दुल्हन से मुलाकात हुई, तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि सभी लोग तो मतलब कि बहुत खुश हो रहे थे कि ये और भी आया, स्वागत कर रहे थे, हाँ। स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे। तो इस तरह की चीजों से तो दिल बहुत खुश हुआ ना। और फिर हम्म। उस परिवार के साथ, क्योंकि बहुत कम पर्यटक लोग जो विदेशी पर्यटक है नागपुर जाया करते थे या कुछ ऐसा हम्म। ना पुराने जमाने में। तो नागपुर में मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल उनकी जिंदगी तो कोई खास चीज नहीं थी या कुछ ऐसा, साधारण सी जिंदगी गुजार रहे थे, बिता रहे थे, लेकिन फिर भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब सुधा जी के परिवार से परिचय हुआ, तो उनके साथ कानपुर में वो रहते थे, कुछ लोग रहते अच्छा। थे, अब वो चले गए, दिल्ली चले गए। लेकिन कानपुर सैकड़ों बार में गया, लखनऊ तो हाँ हाँ। सैकड़ों बार गया, दिल्ली सैकड़ों बार गया ना। दिल्ली में तो एक बार 9 महीने के लिए रहा, अच्छा। बंगाली मार्केट में कुछ ऐसा। और एक बार जब मैं पीएचडी का काम तथा कथित शोध कार्य करने के लिए बॉम्बे पहुंचा था, तो 9 महीने बिताया वहां ना। तो इस तरह तो शहर से परिचय होता है ना, और हाँ। संबंध जाते हैं कुछ ऐसा। और फिर क्या कहना चाहिए कि काफी आराम से चलते हैं, शहर में लोगों से परिचय होता है, संबंध बन जाते हैं, कुछ ऐसा ठोस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे तो हमारा संबंध लोगों से ठोस हुआ, और उसी की वजह से हमको बार बार जाना पड़ता था विवश होकर ना। क्योंकि ये तो अब हमारे दोस्त है, जैसे मतलब कि अब बिल्कुल। मैं दिसंबर में जाऊंगा 1 महीने के लिए ना। तो हम्म। जी। बिल्कुल, तो फिर वो। पहली 2 या 3 बार बस पर्यटक के रूप में मैं गया। और जब तक क्या कहना चाहिए कि नजदीकी नहीं हो पाए ना लोगों से, तो तब तक इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ के लोग जो है ना, और हम्म। उनकी जिंदगी, उसके बारे में मुझे सीखना है। हाँ, क्योंकि यात्रा तो और तभी आप जब उस समाज को जाने और वहां के जी, लोगों को जाने, और तभी वो उसके यात्रा लिए आपकी। भाषा जरूरी है, आवश्यक है। तो बिल्कुल जोड़ने बिल्कुल। के लिए ना। जी नहीं, बिल्कुल बिना भाषा के, क्योंकि वो उस तरह से नहीं जुड़ पाएंगे जिस तरह से जी अगर आप उनकी भाषा जब बोलते हैं तो वो जुड़ पाते हैं। तो जी। ये तो भाषा जब आप सीख रहे थे, और जैसे अभी आपने भारत की यात्रा की बात की, अच्छा, भारत की यात्रा से एक और प्रश्न पूछूंगी। सबसे जो रोचक कोई जगह या कोई किस्सा, जैसे आपने एक तो ट्रेन वाली बात बताई, और कोई हम्म। और है जो कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत, नागपुर के अलावा किसी जगह ने बहुत आकर्षित किया हो भारत ऐसे कि के? एक दिल्ली तो प्रिय शहर है ना। हम्म। अ, जितनी भी बार मैं जाता हूँ, तो फिर भी तो हर बार तो कुछ नया सीखने को मिलता है ना। हम्म। और लखनऊ तो बहुत प्रिय शहर है। लखनऊ तो 90 के दशक में तो हम हर साल जाया करते थे, कम से कम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ना, कुछ ऐसा। जो
पुराना शहर है और जो उसकी तहजीब है या संस्कृति है और जो नवाबी तहजीब है, सब कुछ तो देखना और लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता था। एक बार मैं अपनी हिंदी सुधारने के लिए, ये हम्म। शुरुआत के दिनों की बात है कि एक बार मैंने निश्चय किया था कि अच्छी बोलचाल की भाषा सीखने के लिए मुझे कहीं जाना चाहिए जहाँ कम अंग्रेजी बोली जाती है हम्म। या कम अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम्म। मैं 3 महीने बिताने के लिए भीमताल गया और अच्छा। उस जमाने में भीमताल में कोई नहीं रहता था, बहुत कम लोग, मतलब कि हाँ स्थानीय लोग रहते थे, लेकिन आजकल हाँ तो हाँ। आजकल तो भीमताल पे पर्यटक भरे पड़े हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी बहुत लोग जाते हैं। लेकिन जिस जमाने में मैं 3 महीने के लिए रहा ना किराए पर, मेरा किराया हम्म। 400 रुपये था ना उस जमाने में। अच्छा। एक कमरा मैंने किराए पर ले लिया ना एक परिवार हम्म। से। तो 3 महीने के लिए रहा और फिर उस जमाने में वो जो भीमताल की सड़क थी वो कच्ची हम्म। थी ना, हम्म। क्योंकि सब लोग हाँ। नैनीताल के रास्ते से जाते, तो जो जय। दूसरा रास्ता था या कुछ ऐसा ना, नैनीताल का हाँ। रास्ता। तो तो मैं बस से जाता था ऊपर नीचे या कुछ ऐसा। और सुधा जी की माँ ईजा, पहाड़ी में ईजा कहते, वो हम्म। हल्द्वानी में रहती थी उस जमाने में ना। तो अच्छा। जब जब मेरा दिल जब क्या कहना चाहिए कि दिल नहीं लगता था या कुछ ऐसा, तो मैं उनसे मिलने के लिए नीचे जाता था हल्द्वानी ना। तो अच्छा। वो काफी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि उस जमाने में तो और कोई विदेशी मिला ही नहीं उसमें, मैं तो अकेला तो था। और लोगों को शायद थोड़ी सी अंग्रेजी आती थी या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी तो ऐसा माहौल था कि बस हिंदी और उस क्षेत्र की भाषा का माहौल था ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये तो तो बहुत ये बढ़िया। हुआ। और इतनी इतनी सारी बातें तो इतने सालों में तो हुई है कि अब याद करना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन बिल्कुल। कभी कोई बुरा अनुभव तो कभी हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा। ये तो ये विश्वास तो बड़ी पूर्वक। बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ। नहीं नहीं, और एक बार हमारे सुधा जी के कुछ रिश्तेदार हैं, तो उनके भाई सिंधिया स्कूल में उप प्रधानाचार्य थे, तो उन लोगों ने अच्छा। बुलाया थे 3 महीने बिताने के लिए और 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए ना। अरे तो वाह। बस ऐसी मतलब कि लोगों के साथ रहना और मिलना हम्म। जुलना सब कुछ ना, जैसे आदान प्रदान करने के लिए। तो वो भी काफी विचित्र अनुभव रहा, क्योंकि ये बच्चे तो पहली बात ये कि वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, सिंधिया हाँ स्कूल ना। हाँ। और और 8वीं कक्षा बहुत के बच्चे उच्च उच्च वर्ग के बच्चे वहाँ जी रहते हैं। जी जी और वो 8वीं कक्षा के बच्चे थे। तो वो ना तो हिंदी सीखना चाहते थे और खास कर मुझसे हिंदी सीखना नहीं चाहते थे। तो वो अच्छा। कमरे में आते थे और मतलब दरवाजे के पास खड़े होकर कहते थे कि सर मैं कमरे, मैं कहता नहीं हाँ हाँ वाह। और फिर जैसे वो बैठ जाते थे मेरी एक भी नहीं सुनते थे। और मैंने सोचा अच्छा मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, ये तो थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। और हाँ। विशेष रूप से हिंदी पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा नहीं है ना। तो वो मुझसे क्या हिंदी सीखेंगे। लेकिन मैंने देखा था कि जो साहित्यिक हिंदी है, साहित्यिक भाषा है, तो अक्सर उसका प्रयोग किया जाता था। और ये बच्चे तो अक्सर कहते थे कि ये भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती समझ ना। में नहीं, हाँ हाँ। हाँ क्योंकि वो इतनी हिंदी बोलते नहीं है, तो उनके लिए तो साहित्यिक जी हिंदी बहुत कठिन हो जाती है। जी जी। लेकिन जैसे जब विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी अमेरिका में या अन्य देशों में, और जहाँ अंग्रेजी माध्यम है, तो हम हम्म। अच्छी तरह लिखना पढ़ना सीखते हैं और अच्छी तरह अपनी बात प्रकट करना, अभिव्यक्त करना सीखते हैं। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हिंदी में भी ये मेरा उद्देश्य था कि मैं सबसे अच्छी तरह अच्छी हिंदी में और प्रभावशाली भाषा जो है तो सीख लूं, कि मतलब कि क्या कहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह अपनी बात पहुंचा पाऊं या प्रकट कर पाऊं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अभी जब आप भाषा सिखाते हैं, आपने सीखा और फिर उसके बाद अब आप भाषा सीखी और अब आप सिखा रहे हैं, तो जब जी शुरुआत लेकिन भाषा सिखाने की आपने की, जैसे अभी तो सिंधिया स्कूल की बात अलग थी, लेकिन जो आपका मुख्य काम है वयस्क छात्रों को विदेश में हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में सिखाना, तो जी। ये शुरू में कोई मुश्किल आई, लाइक जैसे जब आपने शुरू में सिखाना शुरू किया, तो चाहे सामग्री की बात हो या किसी भी तरह की, तो कोई मुश्किल आई या बहुत आसानी से आपने ये काम शुरू किया?
आसान तो नहीं रहा काम, लेकिन क्या कहना चाहिए कि पहली बात ये कि, और मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी, सबक सीखा हिंदुस्तान में कि हाँ मुझे तो कम आता है। और ये सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा, ये हमेशा विनम्रता से पेश आना चाहिए। क्योंकि पहली बात ये कि हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ, और सच्चे दिल से मानता हूँ कि हर एक ने तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। तो मैं मानता हूँ कि सभी लोग तो मेरे गुरु हैं हिंदुस्तान में ना। तो और जब पढ़ाने का मौका मिला था, तो हाँ मैं मानता था और अभी भी मानता हूँ कि मुझे कम आता है ना। तो मुझे हमेशा बहुत ज्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए ना, और हमेशा सच्चाई तो बोलनी चाहिए, और हमेशा तो मतलब कि उनके सामने जो भी तुम हो तो पेश आना चाहिए, और साफ साफ बात करनी चाहिए कि मुझे आता है कि नहीं आता है ना। अच्छा। तो लेकिन उसके साथ ये होता है कि और अक्सर ये जो बच्चे हमारी कक्षा में बैठते हैं, तो कभी कभार वो भारतीय मूल के बच्चे होते हैं, या कुछ ऐसी, या पाकिस्तान के बच्चे होते हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए और बस गए, या कुछ ऐसा, उनके वालिदैन या माँ बाप। तो अक्सर वो लोग पूछते थे कि जैसे कितने लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे हम कोई कहानी पढ़े थे या कुछ ऐसा, या कविता या कुछ ऐसा, या बातचीत हो रही थी। तो अगर उन लोगों ने तो कोई शब्द सुना नहीं कभी ना। और ये हम्म। तो जाहिर है, क्योंकि जब वो बच्चे थे या कुछ ऐसा, और घर में हिंदी बोली जाती थी, तो ये वयस्क भाषा या वयस्क लोगों की भाषा बोली नहीं जाती है ना, क्योंकि वो बच्चे ही है। तो हाँ। ये स्पष्ट है कि ऐसी हिंदी, साहित्यिक हिंदी तो कभी पढ़ी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। तो शुरू में तो मुझे काफी ये बात खटकती थी ना कि जैसे, क्योंकि असल में वो तो कह रहे थे, और अभी भी कभी कभार कहते हैं कि हम्म। अच्छा, तुमको प्रमाणित करना चाहिए या साबित करना चाहिए कि मुझे इसे सीखना है। अच्छा। तो मतलब कि ये कहकर हाँ कि हाँ। लोग, कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो शुरू में मैं कहता था कि अच्छा, अगली बार जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो मैं सर्वेक्षण ले लूंगा, सभी लोग, सभी भाषाओं का सर्वेक्षण ले लूंगा, और बाद में मैं बताऊंगा कि कितने लोग प्रयोग करते हैं ना। तो फिर अब मैं उनको उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ कि तुमको समझना चाहिए कि ये सवाल आपके दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्यों आता है ना, कि हम्म। तुम क्यों जानना चाहते हो कि ये सीखने लायक बात है। तो हम्म। ये एक मुश्किल है कि अमेरिका में बैठे हुए तो इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल अपना बिल्कुल। अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ऐसा तो इतनी आवश्यकता नहीं है। तो हम्म। हमेशा क्या कहना चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करना, और उनकी प्रवृत्ति या बढ़ावा देने के लिए या कुछ ऐसा, तो काफी कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम्म। असल में तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल। इससे तो उनका करियर अमेरिका में बनेगा नहीं या कुछ ऐसा नहीं। ना। हाँ। तो ये भी बात है कि, और फिर जो हिंदी की शब्दावली है इतनी विस्तृत है ना, और हम्म। अलग अलग स्रोतों से शब्द आए हैं, जैसे अरबी से, फारसी हाँ। से, संस्कृत के शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज शब्द है, बिल्कुल। वगैरह वगैरह हाँ। ना, फुटकारी से, अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से। तो इतने अलग अलग स्रोत है शब्दों के ना, कि कोई एक जन तो मतलब कि उस पर पूरी तरह नियंत्रण रख नहीं सकता। हम्म। तो ये रोज अभी भी ये होता है कि हम कुछ पढ़े हैं कक्षा में ना, और मुझे अभी भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी शब्द आए, और ये भी होता है कि हम शब्द, मतलब कि एक शब्द तो पढ़े हुए तो शायद 20 साल हो गए ना, तो याद भी हम्म। नहीं है। और कभी कभार हम सोचते हैं कि मैंने तो ये शब्द कभी पढ़ा नहीं, और फिर हम पुरानी चीज पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा, तो मतलब कि 10 साल पहले तो ये पढ़ा था या कुछ ऐसा ना। तो हमेशा तैयारी करके ही जाना पड़ता है, और ये पहले साल की कक्षा से लेकर जो उच्चतम स्तर की कक्षा है तब तक ना। तो अच्छा। क्योंकि क्योंकि अगर बिना तैयारी किए तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये तो, ये नहीं नहीं, जाहिर है। वो तो एक शिक्षक का गुण होता है कि आप तैयारी करके जाते हैं। वैसे इतनी अच्छी हिंदी है कि आप बिल्कुल पढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं, तो और ये बात है कि पहले साल की कक्षा में सबसे हम्म। बड़ा कौशल जो चाहिए या कुछ ऐसी, या उसको शायद कला कहना चाहिए कि कैसे सीमित करें। हाँ हाँ। क्योंकि, और आप अच्छी तरह भली बात ही तो जानती होंगी ना, कि हर चीज को लेकर, मतलब ये पूरी कायनात है या पूरा विश्व है हम्म। उसमें समा हुआ है ना।
समाया हुआ है ना, तो कैसे हम सीमित करें कि बस एक नियम है, ये नियम सीखो और फिर आगे चलो ना। हाँ। तो और ये अक्सर होता है कि आज ही कक्षा में एक बात हुई थी कि किसी ने कहा कि हाँ, अगर मैं कहूँ कि लड़कियां शहर को जा रही है ना, या हम्म। शहर को जाती है या गई या कुछ ऐसा ना, ये हम्म। गलत है। मैंने कहा कि हम सिखाते हैं कि शहर के साथ को कहने की जरूरत नहीं है नहीं। ना, लेकिन अगर आप कहें तो कोई बात नहीं, मतलब है कि इतनी बुरी बात, इतनी बड़ी गलती है नहीं ना। तो ये बात है कि कुछ क्या कहना चाहिए, आगे पीछे की बात है और कुछ अपवाद है, और फिर मतलब है कि नियम है, लेकिन नियम तो बस आगे चलने के लिए है, वो हाँ। तो हमेशा पूरी तरह ठोस नहीं है। जैसे एक और बात है कि हिंदी में, मानक हिंदी में मुझको मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे हाँ। को तो बहुत लोग कहते हैं, मेरे से कहते हैं ना। हाँ। तो हाँ। जब बच्चे कहते हैं कि ये भी तो कहा जा सकता है, कहते कि हाँ लेकिन अभी मत कहिए बस जो आप कहते हैं वही कहिए ना। तो बाद में बाहर की दुनिया में जो भी आप कहना चाहेंगी तो कहिए, लेकिन अभी इस कक्षा में ना, इस कमरे में बैठकर बस यही सीखो ना। तो सीमित करना तो अपने में एक कला है ना। हम्म। हम्म। वो बहुत आपने देखा होगा, वो बहुत चिंतित होते हैं कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा ना। तो फिर मतलब कि और कुछ क्या कहना चाहिए कि रूपरेखा तो होनी चाहिए ना, सीखने के, हाँ। आगे सीखने के लिए ना। तो ये बात है। और सीमित करना तो मैंने तो सुधा जी से सीखा था ना। तो हाँ। हाँ। कैसे सीमित करें या कुछ ऐसा ना, हर कक्षा में तो एक कड़ी होनी चाहिए ना, कि अच्छा अब हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो उसके पूरे नियम है या कुछ ऐसा तथाकथित नियम है वो सब आ जाते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे ना। हाँ, तो क्योंकि ये एक साथ तो फिर वो डर जाएंगे और भाषा से प्यार तो नहीं कर पाएंगे ना फिर। जी तो जी, और फिर इतने अपवाद है ना कि हाँ। कैसे ये सब कुछ सिखाया जाए, या मुहावरे है, मुहावरेदार हम्म। भाषा है कुछ ऐसा ना। तो ये सब कुछ तो एक ही साल में जब इतना कम समय मिलता है, और मैं, ये मेरा मानना है कि, और आपने शायद अनुभव किया कि जब पहले साल की कक्षा में बैठते हैं तो कुल मिलाकर शायद जो रूबरू बैठने की बात है या सामने होने की बात है, वो तकरीबन 120 घंटे ना हम हमारे कक्षा यहाँ तो कर, सिर्फ, अच्छा, हमारे यहाँ सिर्फ 50 घंटे, 52 घंटे है। एक पूरे साल में या सत्र में। नहीं नहीं, एक सत्र में, हाँ, एक साल में 100 घंटे, हाँ, एक हाँ, सौ चार 100 या घंटे 120 या कुछ ऐसा ना, एक साथ सौ साथ चार घंटे बैठ है, कर। लेकिन उसमें फिर परीक्षा वगैरह निकल जाती है, तो मानिए आप जी 85 से 90 घंटे। हाँ। जी, और तो मैंने देखा और अनुभव किया कि औपचारिक रूप से अगर 2 साल हिंदी सीखे या कुछ ऐसा, तो ज्यादा से ज्यादा जो क्या कहना चाहिए कि आमने सामने बैठने की का समय होगा, वो तो 240 घंटे के हम्म। बराबर है, कुछ ऐसा तकरीबन ना। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अच्छी तरह धारा प्रवाह हिंदी सीखने के लिए 500 घंटे लगते हैं। हम्म। और मैं कहता हूँ कि पहले 240 घंटे कक्षा में, फिर हम्म। बाकी समय हिंदुस्तान जाओ बिल्कुल, वहां वो जाकर बहुत जरूरी रहो। है। हाँ। हाँ, और अगर एक साल के लिए रहे या कुछ 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रहे, तो वो देखते हैं कि कितनी जल्दी प्रगति होती है। हम्म। लेकिन जो आधार है बिल्कुल ठोस होना चाहिए ना, हम्म। नियम पूर्वक, नियम अनुसार तो सीखना चाहिए ना, कि कैसे रूपांतरण करते हैं, क्या क्या काल है, ये सब कुछ ना, जो सर्वनाम है, काल है, क्रियाएं है, क्रियाओं का रूपांतरण कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है, और फिर त्रियक रूप या जो संज्ञाएं है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद धीरे धीरे ये सब अपनी जगह तो ठोस हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान जाकर कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप हम्म। मध्य प्रदेश जाना चाहे या यूपी जाना चाहे, यूपी में हाँ। अलग अलग जिले है या प्रांत है, मतलब कि जनपद हम्म। है जैसा। बनारस की हिंदी अलग है ना, बिल्कुल। वाराणसी की हिंदी अलग है, लखनऊ की हिंदी अलग है, हिंदी अलग है, हाँ। इलाहाबाद की हिंदी अलग है, बिहार की हिंदी अलग है, छत्तीसगढ़ की हिंदी और झारखंड की हिंदी अलग है, पहाड़ी बिल्कुल। हिंदी अलग है, गढ़वाली है, और कुमाऊनी है, राजस्थान की हिंदी अलग है। तो जहां भी आप जाए तो वहां तो उसकी बोली आपको सीखनी पड़ेगी, और रहन सहन और संस्कृति और लोग किस तरह की बातें करते हैं और कैसे बात करते हैं, और किन चीजों के विचार करते हैं, और क्या क्या
चीजें उनके लिए या वस्तुएं महत्वपूर्ण है ना जिंदगी में। तो सबसे पहले ये हमारे बच्चे आकर कहते हैं कि हम बोलना सीखना चाहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले सुनना सीखो। कि मतलब कि बिल्कुल। लोग इस तरह की बातें तो की जा सकती है ना। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसी बात नहीं है कि जो तुम कहना चाहते हो ना। जैसे एक और बात है कि शुरुआत के दिनों में जब मैं हिंदुस्तान में सीख रहा था, तो कभी कभार मैं मजाक करता था। जैसे लोग कहते थे कि तुम कैसे हो, तो मैं कहता था कि मैं शिकायत नहीं कर सकता, मजाक के तौर पर ना, हाँ क्योंकि वो हाँ अंग्रेजी से सीधा अनुवाद है। तो फिर लोग हाँ। कहते कि शिकायत है, लेकिन तुम कह नहीं सकते। तो इस तरह हम देखते हैं कि सीधा अनुवाद तो चलेगा ही नहीं नहीं, ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो, वो बिल्कुल तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि सुनिए और जी सुनकर समझिए वो समाज किस तरह से भाषा का जी, इस्तेमाल करता है। समझने की कोशिश तो करनी चाहिए कि लोगों के मन में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, और क्या मान्यताएं हैं ना, क्या सोचते, धर्म की भी बात है उसमें ना। तो और वो लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं वगैरह वगैरह, मनोरंजन के लिए क्या पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीजें तो सीखने में तो समय लगता है, बहुत समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कक्षा में जैसे ज्यादा सुने वो उसके लिए कुछ ऐसे रेकमेंड करते हैं किसी चीज की कि ये आपको ये इस तरह की चीजें सुननी चाहिए, चाहे वो बनी बनाई आपके पास है या यूट्यूब आदि पर है? जी, ऐसे कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो यूट्यूब में मिलता है या जो बाहर की चीज होती है, वो हम उस पर नियंत्रण रख नहीं सकते, नहीं कर उसमें सकते, कुछ हाँ भी आ बिल्कुल सकता वही है। बात है, हाँ वो सीमित जी नहीं होता है। जी जी, और मतलब कि फिर बहुत समझाना पड़ता है, और मतलब ये हाँ। जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके बाहर जाता है कि अच्छा ये तो एक हम्म नियम है, लेकिन ये बाद में हम समझाएंगे या कुछ ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कक्षा में मैं उनको एक कहानी सुनाता रहता हूँ, हम्म। और वो दोस्तों की कहानी है, ये आधी सच है आधी काल्पनिक हाँ है या हाँ कुछ ऐसा ना। ठीक तो है, हाँ। जो हमारे दोस्त हैं हिंदुस्तान में, उनके असली जीवन के बारे में तो नहीं है नहीं, क्योंकि वो हम्म। तो नहीं होगा, उचित हाँ नहीं नहीं होगा। वो उसमें आप, हाँ उससे एक आधार लेकर के और कुछ मिला जुला कर, जी हाँ। जी, और मतलब कि हर बार जब मैं सुनाता हूँ, जो उसका संदर्भ है वो वही रहता है ना। और अच्छा। जो मतलब एक परिवार की बात है, और मियाँ बीवी है या पति पत्नी है, उनके एक बच्चा है, बच्चे की उम्र ये है वगैरह वगैरह। फिर हर हफ्ते उसमें नई चीजें जोड़ता हूँ उससे ना। हाँ हाँ और जो व्याकरण उस हफ्ते पेश किया गया या उसकी व्याख्या हुई, तो वो भी वो कहानी दोहराते रहता हूँ, लेकिन नई चीजें जो व्याकरण की चीज है उसमें आ हाँ जाती है। तो हाँ हाँ। जैसे जब मैंने हेतु मजबूत खाल सिखाया था, जैसे अगर मैं अमीर होता तो हम्म। मैं क्या कहना चाहिए, बहुत गाड़ियां खरीदा है कुछ ऐसा अरे, ना। हाँ हाँ। तो मैंने तो उसमें तो संजीव तो जो काल्पनिक दोस्त है या असली दोस्त है हम्म लेकिन काल्पनिक है, तो संजीव उसका नाम है। तो उस हफ्ते तो मैं ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि अगर संजीव मेरा दोस्त नहीं होता हम्म। ना। और फिर हर चीज जो उसमें आती है वो उसी रूप में आती है कि अगर संजीव मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं बहुत दुखी होता या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह हाँ ना। हाँ तो फिर समझाने के लिए उनके, और मैं हमेशा बोर्ड पर डालता हूँ ना, मतलब कि वो स्क्रीन है जो है, और हाँ हाँ। फिर पढ़ते हैं और फिर मैं सुनाता हूँ। तो वो दोनों एक ही समय पढ़ते हैं, समझने की और कोशिश करते हैं और सुनते सुनते हैं। हैं। जी, ओके, हाँ। जी। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये जैसे पहली बार जब मैं हिंदुस्तान गया था और रहने के लिए और हिंदी सीखने के लिए, तो पहली फिल्म जो मैंने सिनेमा हॉल में जाकर मैंने देखी, हम्म। उसका नाम है लम्हे। अच्छा। बहुत पुरानी फिल्म है, हाँ हाँ तो बिल्कुल, अनिल श्रीदेवी और कपूर है और जी। श्रीदेवी, हाँ। हम्म। तो इसलिए कि मैं सिनेमा हॉल में बैठा था, तो मैं तो उसको रोक नहीं पाया, मैं तो हाँ किसी से कह नहीं पाया कि अभी मतलब कि जो कहा तो मेरी समझ में नहीं आया कुछ समझ में ऐसा। नहीं है, हाँ हाँ हाँ। जी जी, तो मतलब उसमें अगर काफी क्या कहना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पर काफी आधार हुआ नहीं, तो फिर घबराहट होती है। हम्म। तो कक्षा में मैं हमेशा बस इतनी चीजें सुनाता हूँ या कहानी सुनाता हूँ जिसमें मतलब कि जो अभी तक हमने सीखा ठीक है। उससे ज्यादा तो आता ही नहीं। हम्म। तो थोड़ा सा कृत्रिम है, इसमें तो कोई शक हम्म। नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं पहले स्तर स्वाभाविक दूसरे बात है, तो स्तर की पर नहीं जा सकती। बिल्कुल कृत्रिम बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो नहीं सीख जी पाएंगे। जी, क्योंकि और मतलब ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे एक कहानी में जो हमारी किताब में मैंने कहानी लिखी ना, सुधा जी, और हम्म मेरी किताब जो है, तो उसमें तो एक शब्द आया नहीं तो ना। तो हम्म एक बच्चा एक क्लास में कुछ ही दिन पहले की बात है कि उसने हाथ उठाया और कहा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, दिल्ली वाला है, तो उसने कहा कि हम्म कोई कभी ऐसा नहीं कहता नहीं तो। मैंने अच्छा। कहा पता नहीं इसके जवाब में तो मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता ना, लेकिन हाँ, ये क्योंकि अक्सर तो होता ये है। तो बिल्कुल, हाँ वो सही बात है। असल में वो आजकल दोस्त भी उनके कितनी हिंदी बोलते हैं और कैसी हिंदी बोलते हैं ये जी जी जी, और हमें तो ये सब कुछ तो मालूम नहीं है कि हाँ। फला ये कौन आदमी होगा ना, ये कुछ ऐसा ना। तो हम्म तो हमेशा उनका विश्वास बढ़ाना ना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, और बिल्कुल सीमित रखना, और अपनी इसलिए पहले साल की कक्षा में सब सामग्री तो तैयार करनी पड़ती है, हम्म उसमें कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे YouTube से कोई भी चीज गाना भी ले ले या कुछ ऐसा, तो उसमें जरूर कुछ चीजें तो आ जाएंगी जो बहुत उनके लिए मुश्किल मुश्किल होंगे। होंगी। हाँ, तो ये बात है। तो तो हिंदी सीखते समय आपके छात्र सब विदेशी मूल के हैं या हेरिटेज लर्नर ज्यादा अ, है? आजकल मेरी कक्षा में, पहले साल की कक्षा में या प्रथम वर्ष की कक्षा में तकरीबन 60% बच्चे जो भारतीय मूल के या पाकिस्तान अच्छा। मूल हाँ के बच्चे मतलब, हैं, हाँ सारी जिनको बच्चे। किसी रूप में हिंदी से संस्कृति से वो पता जी है उनको। जी, मतलब कि उनका संबंध है। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा। लेकिन ये भी बात है कि कुछ बच्चे, और हम तो क्या कहना चाहिए कि चेहरे को देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि कितनी हिंदी आती है या उर्दू हाँ आती है। हम उर्दू और हिंदी साथ साथ पढ़ाते हैं ना, तो कुछ लोग आते हैं और वो उनका संबंध तो दक्षिण भारत से है ना, हाँ तो थोड़ी सी हिंदी तो सुन ली होगी या कुछ ऐसा, लेकिन ज्यादातर जैसे मलयालम घर में बोली जाती है, तेलुगु या हाँ, कुछ या कन्नड़ा ऐसा। या तेलुगु बोली जाती है। तो किसी को देखकर हम कह नहीं सकते कि इसको ज्यादा हिंदी आती है या नहीं आती या आनी चाहिए, कुछ ऐसा ना। तो नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी ये है कि जो भारतीय मूल के हैं, जरूरी नहीं है कि वो भारतीय मूल के हैं तो उनको हिंदी आती होगी। जी तो ये जी। बिल्कुल सही बात है। आपके छात्र लेकिन जब आप सिखाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या उनको किस में मजा आता है, किस किस तरह की गतिविधि या पाठ या अ, उसमें जो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये बहुत पसंद करते हैं ये? जी, ऐसे कि हमारा सिद्धांत है ना हम्म। कि हम ये तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, स्वाभाविक है, ये बिल्कुल सच है कि जो भाषा के बुनियादी या प्रारंभिक नियम है हम सिखा रहे हैं, और कुछ हम्म थोड़ी सी शब्दावली या कुछ ऐसा ना, क्योंकि हम्म, हम मानते हैं कि पहले साल की कक्षा में व्याकरण तो होना चाहिए, उसकी व्याख्या तो बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल। दिखाने के लिए कि ये अलग या पृथक जबान भाषा है, कि हम दिखाते हैं कि उसका अलग व्याकरण है और हम्म शब्दावली अलग है। तो हम्म एक हद तक तो ये दिखाने के लिए या साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि ये अलग भाषा है और गंभीरता से लेनी चाहिए, ये अपनी जगह तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ, और इसलिए कि मैं विदेशी हूँ और मेरी हम्म मातृभाषा तो हिंदी नहीं है ना, तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे आते हैं और सोचते हैं कि अरे ये बंदा तो हमको क्या सिखाएगा ना। अच्छा। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि मैं उनको केवल भाषा नहीं सिखा रहा हूँ, और मैं हम्म सिखा भी नहीं सकता। अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। सीखना चाहे तो वो तो मतलब उनकी मर्जी है, और मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर तुम ना सीखोगे तो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी हम्म। जिम्मेदारी, कर्तव्य बनता है। मेरा काम है मनोरंजन कराना, ये सब कुछ, और प्रोत्साहित करना, तुम्हारा काम है सीखना ना। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं दुनिया की बातें करता हूँ, हिंदुस्तान की बातें करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, रहन सहन के बारे में, और सब तरह तरह की चीजों के बारे में सिखा रहा हूँ भाषा के माध्यम से। तो हम्म। जब हमारी बातचीत होती है ना, तो और किसी एक चीज को, कुछ ही दिन पहले तो हम को का प्रयोग जो है उसके बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ, और और मैंने कहा कि को का प्रयोग बहुत बहुत मुश्किल देता है, क्योंकि इतने जी जी सारे उसके ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग हैं।
जी जी जी। तो एक जगह एक संदर्भ में तो जो कर्म है, अगर वो कोई विशेष व्यक्ति हो या कुछ ऐसे, तो को का प्रयोग तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे हाँ। और मैं एक उदाहरण लिखता हूँ बहुत पर कि मैंने लड़के को देखा या कुछ हम्म। ऐसा ना। तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, तो लेकिन एक विशेष जगह है जहाँ को लुप्त हो जाते उसमें ना। जैसे हम लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम्म। कुछ लोग तुरंत मुस्कुराने लगे। और मैंने कहा कि तुम लोग क्यों मुस्कुराते हो? तुम लोगों ने कहा कि क्योंकि हमको मालूम है कि ये रिश्ते की बात है। अरे वाह। क्योंकि मतलब है कि हम लड़का देखने जा रहे हैं, इसका हम्म। मतलब है कि एक वर्ग की चीज है ना। तो हाँ मतलब है कि हाँ वस्तु का वर्ग है ना। हाँ। एक विशेष लड़के की बात नहीं है। नहीं हो बस रही। हाँ। जी जी। तो वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो एक क्या कहना चाहिए कि संकल्पना है, और कुछ हम्म नहीं। तो लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है पहले से। और इतनी सूक्ष्म बात है ना कि हाँ। लड़का देखने जा रहे और लड़के को तो देख। देखा, जो कुछ हाँ ऐसा ना। हाँ। तो एक का मतलब ये है कि हम शादी के मामले में तो जा रहे हैं या कुछ ऐसा ना, शादी तय करने हाँ के लिए ये जो हाँ, भी हो। तो प्रस्ताव लेकर या कुछ। उसको लेकर हमारी काफी बातचीत होती है कि इस मामले में ना, कि हम्म। क्यों इतना फर्क है या इतना अंतर है। और भाषा को लेकर हम देखते हैं कि हर चीज को लेकर, जैसे ये आदर की भाषा हो या कुछ ऐसा, हम हम्म बहुवचन की इस्तेमाल क्यों या प्रयोग क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे आप कैसे हो ना। तो हम हाँ, ये तो बताते एक हैं और कि बहुत समस्या हो गई है आजकल। जी जी, कि मतलब है कि हम कहते हैं कि शायद शुरू में तो आदर से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आते क्रिया तो पहुंच जाते हैं तो मतलब ये आदर खत्म आदर हो खत्म। जाता है। तो या समाप्त होता है ना। तो हाँ इसको लेकर काफी दिलचस्प बातें होती है, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में, रहन सहन के बारे में, लोगों के ख्यालात कैसे हैं, विचार हाँ कैसे हैं। तो और फिर थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, जैसे अम, जब हम जो बुनियादी वाक्य या कुछ ऐसा नहीं, या क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल आधार का वाक्य है कि उसके लिए दो चीजें चाहिए, कर्ता चाहिए और क्रिया ना। हम्म और एक बार मैं समझाने की कोशिश करा था उनको कि अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखें ना, तो असल में तो ये इसमें द्वैतवाद है और अद्वैतवाद है। हाँ और जो बुनियादी चीज है, जिस इकाई जो मतलब कि समझने के लिए जो भाषा में है, जिसको वाक्य कहते हैं, तो हाँ। उसमें दोनों द्वैतवाद है और ये अद्वैतवाद। अद्वैत। बिल्कुल। क्योंकि जो जैसे मैं रिचर्ड हूँ, तो हूँ मैं की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ हूँ है ना। हाँ इसका मतलब है हाँ। कि जो वो हिस्सा है वाक्य या कुछ ऐसा जहाँ क्रिया है कुछ ऐसा, तो वो संदर्भ है और फिर व्यक्ति है, हम्म लेकिन दोनों की आवश्यकता है ना। तो बिल्कुल द्वैतवाद और अद्वैतवाद की तरह है, या उसकी भांति है ना। तो इस तरह की बातें हम बहुत करते कक्षा में, समझाने के लिए कि एक भाषा का दर्शन भी है और हाँ, काफी गहरा है ना। तो गहरा है बहुत। हाँ। जी जी, उससे तो उनकी रुचि बढ़ जाती है। इस तरह के बिल्कुल, जब आप भाषा के पीछे की जो बातें हैं वो जी। साथ लेकर चलते हैं तो रुचि उनकी बढ़ती है, क्योंकि फिर और वो भाषा को एक अलग रूप में देखते हैं, मतलब उसको, उनको लगता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ वो हाँ, अक्षर और और ऐसे कि लिपि और शब्द नहीं सीख रहे हैं। हाँ जी, जब वो आते हैं वो सोचते हैं कि एक तो कोई कौशल है बस ग्रहण करने के लिए। हाँ लेकिन मैं उनके विचार बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको क्या कहते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक मूर्त चीज जो है ना, तो ग्रहण करने के अलावा ये तो दुनिया के बारे में सोचने के लिए है ना, और हिंदुस्तान के बारे में सोचने, क्योंकि वो तो एक नदी की तरह है ना, बहती रहती हम्म है। और भाषा जो है वो बदलती जाती है ना। तो वो ऐसी चीज है जो ग्रहण की नहीं जा सकती। वो बिल्कुल। हमेशा तो मतलब है कि जितनी भी कोशिश चेष्टा करे, तो वो हमेशा तो कुछ न कुछ जुड़ता है। मतलब है कि वो निकल जाएगी ना हाथ हाँ से। तो और ये बात है, इसलिए तो मैं जैसे चक्रव्यूह है, मैं तो उसमें फंस गया, क्योंकि मतलब कि इतने साल पहले मैंने शुरू किया था, यात्रा तो प्रारंभ हुई थी, और फिर अभी भी मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो मैं फंस गया, और मतलब है कि निकल नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो ग्रहण या पूरी तरह नियंत्रण तो किया नहीं जा सकता उस पर। हाँ।
नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। वो एक एक सीमित चीज नहीं है ना, भाषा तो सीमित नहीं है, तो सीमा तो है ही नहीं। है ही नहीं। और जैसे एक फिल्म का शीर्षक है जब वी मेट, तो हाँ मैं हाँ बच्चों को कहता हूँ कि ये अंग्रेजी शीर्षक है या हिंदी का है या कुछ ऐसा हाँ वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। इसके बारे में सोचना चाहिए कि हिंदी कहाँ खत्म होती है, अंग्रेजी कहाँ शुरू होती है, कहाँ उर्दू शुरू कहाँ हो। खत्म होती है या समाप्त होती है, और हिंदी कहाँ शुरू होती है, कुछ ऐसा कोई कह नहीं सकता। और जब हम कहने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमेशा राजनीति आती है ना? हाँ तो यही हाँ, बात वो है। उसका एक अलग पहलू है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जी छोटा सा प्रश्न मैं सामग्री पर पूछूंगी, क्योंकि उस पर बाद में फिर हम और बात करेंगे। तो जी आपने सब कुछ हिंदी में अपनी पुस्तकों में, जैसे ज्यादातर जो भाषा शिक्षण की किताबें होती हैं, पुस्तकें हैं, उसमें देखा है मैंने कि शुरू में वो अंग्रेजी रखते हैं और बाद में फिर हिंदी पर आते हैं, लेकिन आपने शुरू से ही पूर्णतः हिंदी में रखा है, जो कि भाषा शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है, या जी किसी भी भाषा को सीखने या सिखाने के लिए। तो ये जी क्यों ये विचार आया आपको, जबकि आप खुद विदेशी मूल के हैं? और शायद शुरू में आपको भी लग रहा होगा कि कोई इसको अंग्रेजी में बता दे तो आसान होगा क्या, ऐसा? आसान। जी हाँ, तो लेकिन आपने पूरी तरह से हिंदी में रखा है, जो सबसे जरूरी है। लेकिन कैसे आपने कैसे इस चीज को लिया? जी, तो सबसे पहली बात ये कि जो किताब का क्रम है और जिस हम्म क्रम से सब चीजें और क्या कहना चाहिए कि नियम सिखाए जाते या पेश की जाते किए जाते हैं कुछ ऐसा ना, तो सुधा जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए ना। अच्छा। तो ये किताब उनके पाठ्यक्रम से बन गई। मैंने हम्म काफी कुछ मतलब कि श्रम किया और किताब के रूप मैंने दिया, लेकिन जो उसका मूल क्रम है उन्होंने विकसित किया ना। अच्छा। और ये जो शुरू में उन्होंने किया कि क्योंकि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, अगर रोमन लिपि रहे तो फिर जिनको अंग्रेजी आती है उनका ध्यान ध्यान जो है ना तो पूरी तरह उस पर और उसी जमा पर रहेगा, अटक जाता है, हाँ। थक हम्म जाता है ना। तो हम्म मतलब कि जितनी जल्दी हो सके उसको हटाना चाहिए, वरना तो। हम्म और ये मैंने देखा कि अलग अलग किताबों में तो जैसे 5 अध्यायों के लिए तो रोमन रखते हैं, कुछ ऐसा लिपि हम्म रखते हैं, फिर अचानक तो खींच जाते हैं, मतलब कि वो हम्म गायब हो जाती है लिपि ना। हम्म तो फिर वो लोग समझते हैं कि अरे देवनागरी सीखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम्म। तब तक लोगों ने तो सीखी नहीं। तो हाँ, क्योंकि उनको और एक मतलब आधार मिल रहा था। जी जी, और जैसे कैसे लिखना चाहिए अंग्रेजी में ना रोमन में, ये भी तो एक मानक रूप है उसका ना, लिखने का रूप है या लिखने का हम्म। तरीका है, कुछ ऐसा पद्धति है। लेकिन लोग उसकी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ऊपर रेखा खींचना आ के ऊपर के हाँ कुछ हाँ, ऐसा या तिल्दा या कुछ ऐसा बल्कि वो वगैरह। लोग 2 बार ए लिख देंगे, अगर मेरा ये लिखना है चीज तो तो ए के कोई ऊपर मानक हाँ पद्धति नहीं है ना। हाँ। तो इसलिए सुधा जी ने निश्चय किया कि ये बेहतर होगा अगर पहले अध्याय से कुछ ऐसे अक्षर पेश करे या कुछ ऐसा सिखाए कि वो पहले अध्याय में ही वाक्य बना सकेंगे। और मतलब कि इसलिए कि केवल 12 अक्षर है, तो हम्म माला की के कुल मिलाकर 46 अक्षर है कुछ ऐसे, या मतलब हम्म। 48, जैसे भी गिनती करे या कुछ ऐसा। तो पहले अध्याय में सिर्फ 12 है। अच्छा। 8 व्यंजन है और 4 स्वर है ना। और हम्म स्वर वो ई नहीं है, अ हम्म आ और ए और ई ना। हम्म तो ए होने से तो है बना सकते हैं ना, और हम्म। ई होने से की या कुछ ऐसा, ये जो भी कुछ हो हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो उन्होंने निश्चय किया कि जितनी जल्दी हम वहां तक उस स्तर तक पहुंच जाए कि हम पूरा वाक्य पढ़ पाए कुछ ऐसे, जैसे पहले मैं कह रहा था कि हम्म वाक्य के अंदर सब कुछ समाया हुआ है या कुछ ऐसा ना। तो तो सब कुछ रखा है, तो फिर उतनी जल्दी जो रोमन की लिपि है छोड़ी जा पाएगी। बिल्कुल, तो उसको ये छोड़ के और ये फिर हिंदी में। उनका सिद्धांत था, और ये बिल्कुल इतने सालों में, तो जैसे मुझे हार्वर्ड में पढ़ाते हुए तो 17 साल हो गए। हम्म। तो और मतलब उससे पहले भी जैसा आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी इलिनॉय में थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ाया था या कुछ ऐसा हम्म। ना, पढ़ाई थी। तो इतने सालों में और इतने लोगों को पढ़ाने के बाद भी एक भी छात्र को मुश्किल नहीं लगा।
नहीं, बिल्कुल वर्णमाला ये, सीखना। हाँ मैं, हाँ सहमत हूँ इससे कि जितनी जल्दी वो देवनागरी पर आ जाते हैं वो उतनी सुविधा जी, होती है उनके लिए। क्योंकि अभ्यास ही चाहिए और कुछ नहीं ना। और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों जी। लिपियां एक साथ सिखाते हैं, नस्तालिक और देवनागरी, या एक पहले और एक बाद में, क्योंकि आप उर्दू भी अ, सिखाते हैं? जी जी, तो पहले साल के पाठ्यक्रम में ना हम्म। हम देवनागरी से शुरू करते हैं, और मतलब कि ये भी तो उसके पीछे ये सिद्धांत है कि इसलिए कि जो आवाज है या स्वर है और जो उसका अक्षर है, तो तकरीबन सीधा संबंध है ना। तो हम्म। मतलब कि जैसा लिखते हैं वैसे ही तो उच्चारण करते हैं, कुछ ऐसा करते ना। हैं। जबकि नस्तालिक में तो थोड़ा सा वो रोमन लिपि की तरह है कि जो स्वर है वो दिखते नहीं, वो जो अ ई उ या कुछ ऐसा। तो हम देवनागरी से शुरू करते हैं, और फिर दूसरे सत्र में धीरे धीरे हर हफ्ते कुछ हरूफ या अक्षरों को लेकर हम सिखाते हैं ना। और फिर पूरे सत्र में तो बस दिखाते हैं कि हम कैसे नस्तालिक कैसी पढ़ी जाती है, और फिर दूसरे साल की शुरू से हम उस पर ज्यादा जोर देते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो बहुत तीसरे मतलब साल की स्तर तक, जब तक वो साल के स्तर तक पहुंचते हैं, तो दोनों को बराबर आना चाहिए। अच्छा, तब तक उनको दोनों लिपियां आ जानी दोनों चाहिए। लिपियां तो बराबर आनी बराबर चाहिए। आ जानी चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया। आज जैसे मुझे नहीं मत आपके यहाँ कितने छात्र हिंदी में रुचि ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों में जो मैं जब भी मैं बात करती हूँ बाकी मित्रों से भी, तो हिंदी के प्रति विश्वविद्यालयों में थोड़ा सा रुझान इतना ज्यादा नहीं है जैसे बाकी भाषाओं के प्रति है। तो आप हिंदी को किस रूप में देख रहे हैं, जो अभी वर्तमान है और भविष्य है? ये बहुत अजीब सा प्रश्न है, क्योंकि मुझे नहीं मतलब, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरह से हिंदी को आज देख रहे हैं? जी, ऐसा है कि ये काफी दिलचस्प सवाल है ना, यह रुचिकर प्रश्न प्रश्न है, क्योंकि अंग्रेजी के बारे में तो ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा ना। हाँ जी जी। और आप अच्छी तरह जानती है ना। तो असल में ये हिंदी की दुर्गति है या दशा है ना, कि लोग सोचते हैं कि हिंदी अंग्रेजी के जैसे नहीं है, नहीं है, हाँ। लेकिन ये असलियत तो इससे बहुत अलग है। तो मतलब और मेरे सोचने या ना सोचने से कि हिंदी की स्थिति या परिस्थिति तो अच्छी नहीं है या कुछ ऐसा, तो कुछ होगा ही नहीं ना। क्योंकि ये संकल्पना की बात है। जैसे हाँ आप सोचिए एक मिसाल के रूप में या उदाहरण के रूप में, तो लोग समझते हैं कि या लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है बहुत सशक्त है ना, शक्तिशाली है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से ना शब्द ग्रहण करती है। हाँ। और जब हिंदी की बारी आती है, लोग कहते हैं कि हिंदी कमजोर भाषा है, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए शब्द नहीं है, तो अलग अलग भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है। तो मतलब एक ही बात है। एक ही चीज को, हाँ हाँ, जो और क्या, देखने तो का ये नजरिया कितना अलग हो गया जी। नजरिए की बात है ना, या दृष्टिकोण की बात है। हम्म। तो एक हद तक तो हिंदी की गति जो है या दशा जो है, ना तो बुरी है ना अच्छी है। और हम्म। मतलब कि हिंदी कभी मरती नहीं, वो अमर अमर है। कभी मतलब कि जिंदा भी नहीं है, लोग तो जिंदा है, लोग तो जीवित है। और लोगों की भाषा बदलती जाती है, उसको हिंदी का है या कुछ और कहे, तो इतना अंतर नहीं पड़ता उसमें ना। तो और जितनी भी किताबें तो मेरे पास है, तो सब अब कभी कभार लोग दोनों हिंदी और रोमन में लिखते हैं, कुछ शब्द रोमन में आते हैं आजकल या कुछ ऐसा। हाँ। तो इतना इतना फर्क नहीं पड़ता। तो जहां तक साहित्य की बात है, मैं नहीं सोचता कि हिंदी का दायरा सीमित होता जा रहा। और जहां तक जबान की बात है, कोई रोकेगा नहीं, कभी बिल्कुल। रोकेंगे नहीं और रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां भी आप जाए हिंदुस्तान में ना, तो हम्म। वहाँ की भाषा उसका स्थानीय रूप जो है ना, वो तो बना रहेगा ना। हम्म। और उसमें शब्द अलग अलग स्रोतों से आते रहे या ना आए या कुछ ऐसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तो हर किसी के हाथ में आजकल मोबाइल है ना, तो या फोन है, दूरभाष है या कुछ ऐसा ना। तो जी। उससे तो उनकी दुनिया बदल गई, उनकी भाषा हम्म। बदल गए, बोलने का तरीका बदल गए, रोजमर्रा की भाषा बदल गए। लेकिन उसको क्या कहना चाहिए तो कोई कह नहीं सकता। तो हिंदी ना कभी मरेगी नहीं, क्योंकि वो मरने वाली चीज नहीं।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ये भी अच्छा लग बात रहा है है आपके कि मुंह से सुन के कि हिंदी बिल्कुल सही बात है, भाषा मरेगी नहीं क्योंकि इतनी अभी और व्यापक हो इतने गई। लोग हैं ना। और मतलब हम्म। कि हिंदी क्या हिंदी का स्थान तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक संपर्क भाषा है। ये भी तो हम्म। मानना चाहिए कि जहाँ भी हिंदुस्तान में जाए, अगर थोड़ी सी हिंदी आती है तो मतलब कि काम तो थोड़ा बहुत चला पाएंगे लोगों की। जो उनकी अपनी भाषा है तो उनका आदर तो करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो काफी फिल्मों की वजह से, हम्म। मीडिया की वजह से ना, जो टेलीविजन है और अन्य चीजें ना, तो वस्तुएं, तो उनकी वजह से थोड़ी सी हिंदी, या मतलब कि जो जिसको शायद हिंदी कहना चाहिए या कुछ ऐसा, तो हर कोई तो जानता है ना, तो और हर किसी को थोड़ी सी आती है जहां भी जाए हिंदुस्तान में ना। हाँ, बिल्कुल। अब वो अलग बात है, भले वो उसको मिला मिला कर कुछ इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन हिंदी हिंदी तो लोगों को आती है और उसको बिल्कुल आगे रहेगी। तो ये जो हमारी बातचीत है, एक तरह से मैं इसको विराम की तरफ ले चलती हूँ। कुछ आप और कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो लगता है कि छूट गया हो? अ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बस ये बात है कि ये काम करते हुए तो मुझे बहुत साल हो गए ना। हाँ। और मैं बहुत आभारी हूँ, सभी लोगों का आभारी हूँ, जो मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि 50 बार से ज्यादा मैं हिंदुस्तान हाँ। जा चुका हूँ ना। और हिंदुस्तान में इतने करीबी दोस्त थे, उन लोगों ने तो इतना दिया ना। तो और शुरुआत में मुझे सिखाया गया था कि हिंदी की या भाषा की सेवा तो करनी चाहिए, की जानी चाहिए। और मैं सोचता कि इतना आभार है, मैं इतना एहसानमंद हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मुझे तो इतना मिला कि मैं बहुत क्या कहते हैं कि कृतज्ञ हूँ ना, कि कृतज्ञ तो ठीक शब्द है ना। जी जी, बिल्कुल तो ठीक। कि जिंदगी में, जीवन में मुझे ये अवसर मिला ना। और थोड़ा बहुत क्या कहना चाहिए कि थोड़ी सी जीविका भी चला पाए या कुछ ऐसा ना। तो मैं हमेशा सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि लोगों ने तो इतना दिया, और मैं कभी इतना तो मतलब कि उनको तो दे नहीं पाऊंगा ना, कि नहीं, जो। लेकिन आप भाषा सिखाकर वो दे रहे हैं ना, आप वही जो आपको मिला वो आप दे रहे हैं, आप इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं इतने रोचक तरीके से। जी, तो लेकिन जितना भारत के लोगों ने मुझे दिया, तो मैं बराबरी तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो इतना प्राप्त हुआ। और इतना, ये सोचने वाली बात है कि इतना सोचने को मिला ना। इतनी बार हिंदुस्तान का भ्रमण करने से, लोगों से मिलने से, और इतना मैं साहित्य ज्यादा पढ़ने से, आपने भ्रमण किया और साहित्य पढ़ा, साहित्य दोनों पढ़ने चीजें। से। और जी। मेरा एक प्रिय स्थान है पहाड़ों में, अल्मोड़ा हम्म। है ना। तो हम्म। पहाड़ी तो सीखने की कोशिश करा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अच्छा। लिखी नहीं जाती ना। हाँ लिखते हैं हाँ। वहाँ, देवनागरी में लिखते हैं, और वो बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल है ना। तो मैं देखता हूँ कि इतने इतनी विविधता है और विभिन्नता है कि कभी तो पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी तो आजीवन तो करता रहूंगा। और इससे तो क्या कहना चाहिए कि जब इतना प्यार मिलता है लोगों से, और लोगों ने तो इतनी मदद की, मिलनसार है, मददगार है, तो फिर बस यही तो कहना चाहिए कि बहुत आभारी हूँ। तो नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि ये हमने आज, चूंकि आज एक बातचीत की हमने, जो कुछ पहलू छुए, बहुत सारे हैं जो अभी जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो जी जी बिल्कुल, भविष्य में हम जल्द ही फिर बात करेंगे। और जी जी। मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीजें, आपकी जो यात्रा है, जो ये हिंदी सीखने की यात्रा से लेकर हिंदी सिखाने की यात्रा की कई बातें आज ये प्रोत्साहित करेंगी। क्योंकि इस तरह के वीडियो जब मैं जानबूझकर इसलिए और भी करती हूँ कि ये जब विदेशी भाषा के रूप में हम सिखाते हैं, और जी विदेशी मूल का व्यक्ति इतनी अच्छी हिंदी में, इतनी धारा प्रवाह हिंदी में जब वो बात करते हुए सुनते हैं, तो उनको लगता है हाँ, ये मुश्किल भाषा नहीं है, कठिन नहीं जी है। जी और जी। तो और ये ये बात, ये तो वास्तव में ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसीलिए कि ज्यादा लोग करते ही नहीं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये थोड़ा बहुत कठिन काम होगा। लेकिन ये कठिन काम नहीं है, बस
तन्मयता से काम करना चाहिए ना, मन लगाकर काम करना चाहिए और लोगों से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों से हाँ कुछ मतलब कि प्यार प्रकट करने की इच्छा होनी चाहिए और कुछ लोगों के करीब होने की इच्छा होनी चाहिए। जब ये उत्पन्न होती है तो फिर काम बहुत आसान होता है। लोगों से बात करने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों से सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और कुछ नहीं है ना। तो बिल्कुल। और आजकल मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अभ्यास तो कभी होता ही नहीं, लेकिन आप नहीं जैसे लोगों नहीं से बात करने से तो सुधारने का मौका मिलता है ना। तो नहीं नहीं, आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी है कि मुझे सुन के लग रहा है कि इतने साल से आप हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और भारत की जो आपकी यात्राएं हैं, मुझे लगता है यात्राएं लोगों से जो मिलने का एक आपको जिसको कहते हैं ना वो मौके आप कभी गंवाना नहीं चाहते हैं, और उसमें सीख रहे हैं, साथ ही जी, साहित्य पढ़ रहे हैं और उससे हर सीख रहे जगह हैं। से कुछ ना कुछ सीखता हूँ ना, हाँ प्राप्त हाँ, करता हूँ, तो मैं बहुत बिल्कुल। बहुत आभारी हूँ। तो जी, तो ये बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और हम जल्द ही फिर बात करेंगे। और आपने अपना अवश्य। समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और जब भी आप चाहें तो मैं अवश्य दोबारा वार्तालाप करने के लिए आऊंगा, जी हाजिर बिल्कुल, हूँगा, क्योंकि ये जो सदा हाजिर बातचीत हूँ। है जी नहीं नहीं, हाजिर नहीं, बातचीत है, ये बहुत प्राकृतिक लगती है। और जी इससे फिर समझ आती है कि भाषा कितनी सहजता से कोई बोल रहा है, जी और उसकी जी कहानियां हम सुन रहे हैं, और वो जो छोटी छोटी बातें हैं उससे भी जी। सीख रहे हैं बहुत कुछ। और ऐसे कि अगर भविष्य में हम कभी कुछ साहित्य को लेकर कुछ कर पाए, कुछ ऐसा जिससे लोगों की प्रवृत्ति उस दिशा में बढ़ जाए, कुछ ऐसा, ये भी तो अच्छा होगा। क्योंकि मेरे पास तो इतनी सारी किताबें हैं पढ़ने हम्म। लायक, और मतलब कि छोटी चीजें और लघु चीजें हैं और काफी भारी चीजें हैं। तो उससे तो हम देखते हैं कि जो हमारा संबंध है भाषा से और लोगों से वो ज्यादा निकट होता है ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कभी हम साहित्य को लेकर कुछ कर पाए तो वो भी अच्छा होगा, मुझे नहीं बहुत अच्छा बिल्कुल, लगे। हम बिल्कुल साहित्य को लेकर आगे हमें जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना जो एक भाषा के प्रति, भाई मैं कह रही हूँ ना कि हिंदी आसान है, इतनी मुश्किल भाषाओं में से नहीं जी मानी जाती है, और फिर जी भी उसके सीखने वालों की विदेशों में संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी। कई कारण है खैर उसके, लेकिन यह है कि हम अगर कुछ लेकर के साहित्यिक सामग्री या चीजें लेकर के उस पर कुछ और कार्य कर सकें, तो शायद कुछ और लोगों को आकर्षित कर पाएंगे इस सुंदर भाषा को सीखने और और जीने के अगर लिए। जी। जी जी, और अगर कोई कभी संपर्क करना चाहे तो आप जरूर अवश्य, मेरा जो ईमेल का पता है तो आप हाँ उसमें डाल दीजिए, क्योंकि हर किसी से तो बात करने को राजी हूँ और तत्पर नहीं हूँ, बिल्कुल, और मैं मुझे उसमें अच्छे लिंक लगते में हैं। आपका जो ईमेल है वो मैं डाल दूंगी, जी, और ताकि कोई अगर आपसे बहुत अच्छा लगा। और जी। मैं समझता हूँ ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व है ना। तो नहीं नहीं, बहुत बहुत, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम जल्दी ही फिर शुक्रिया, बहुत मिलेंगे। शुक्रिया, बहुत मैं धन्यवाद। हाँ, और जल्दी दोबारा मिलेंगे तो। जी, इसको मैं रोक रही हूँ। जी।